रहीम इय्याका नअब्दु व इय्याका नस्तईन। अस्सलाम वालेकुम टू ऑल। तो भाई हमारी आज की डिस्कशन के अंदर जिस फाइलम के ऊपर हम डिस्कस करने लगे हैं वो हमारे पास फाइलम आर्थ्रोपोडा होगा, या जिसे दूसरा ज्वाइंटेड लेग्स भी कहा जाता है। अच्छा देखें, हमने लास्ट वीडियो जो बनाई थी वो फाइलम मोलस्का के ऊपर बनाई थी, और हमने कहा था कि जो फाइलम मोलस्का है वो हमारे पास सेकंड लार्जेस्ट फाइलम है, और जो सबसे बड़ा फाइलम है वो आर्थ्रोपोडा को कंसीडर किया जाता है। तो आपकी किताब लिखती है कि इस फाइलम के अंदर आपको नियर अबाउट कोई 1 मिलियन स्पीशीज मिलती हैं, और तभी इसकी वजह से उसको लार्जेस्ट फाइलम कहा जाता है। और इनके अंदर जो सिमेट्री पाई जाती है उसे हम बायोलैटरल सिमेट्री कहते हैं, और मैं बता चुका हूँ कि इससे क्या मुराद होता है। और ये सारे के सारे ट्रिप्लोब्लास्टिक होते हैं, यानी इनके अंदर 3 जर्मिनल लेयर्स मौजूद होती हैं। एक्टोड्रम, एंडोड्रम और मीजोड्रम तीनों लेयर्स के अंदर मौजूद होती हैं। अब जाहिर सी बात है, इसके अंदर अगर मीजोड्रम मौजूद है तो इसके अंदर एक अदद कैविटी भी पाई जाती होगी, और उस कैविटी को हम किसका नाम देते हैं? सीलोम का नाम देते हैं। बेटा देखो, आपकी बच्चे कंफ्यूज होते हैं, वो समझते हैं कि आर्थ्रोपोड्स के अंदर सिर्फ और सिर्फ इंसेक्ट्स आ जाते हैं। तो ये आप लोगों की बेटा गलत फहमी है। आर्थ्रोपोड्स के अंदर सिर्फ इंसेक्ट्स नहीं आते, आर्थ्रोपोड्स के अंदर और भी बहुत सारे ऑर्गेनाइजम्स आते हैं। इसकी 4-5 क्लासेस हैं जो आगे चल के मैं आपको डिस्कस करूंगा। उन्हीं क्लास में से एक क्लास का नाम है क्लास इंसेक्टा, या जिसे हेक्सापोडा कहा जाता है। सिर्फ उसमें आपके क्या आते हैं? इंसेक्ट आते हैं। और इंसेक्ट को डिफाइन करने का तरीका ये होता है कि एक ऐसा एनिमल जिसकी बॉडी के 3 क्या हो? रीजन हो, और जिसकी बॉडी के अंदर 3 पेयर ऑफ लेग्स मौजूद हो, यानी कि टोटल 6 टांगे मौजूद हो। ऐसे एनिमल को आप किसका नाम देते हो? ऐसे एनिमल को आप इंसेक्ट का नाम देते हो। सही है। तो ये कुछ बातें हैं जो कि आपको समझनी पड़ेंगी, और समझनी भी चाहिए, क्योंकि थोड़ा सा फर्क होता है। तो आर्थ्रोपोड्स के अंदर सिर्फ आपके बेटा इंसेक्ट नहीं आते, और भी बहुत सारे ऑर्गेनाइजम इस क्लास की स्पीशीज आती हैं, जो आगे चल के मैं आप लोगों के साथ जरूर डिस्कस करूंगा। लेकिन अगर हम जब इन्हीं आर्थ्रोपोड्स में से एक क्लास की बात करें जिसका नाम क्लास इंसेक्टा है, इसके अंदर आपके प्योर इंसेक्ट आते हैं, और हम इंसेक्ट उनको बोलते हैं जिनकी बॉडी के 3 रीजन हो, और इनके पास 3 पेयर हो, या टोटल 6 टांगे हो, तो उनको इंसेक्ट कहा जाता है। बच्चे विंग्स की बुनियाद पे इंसेक्ट को डिफाइन करने की कोशिश करते हैं। तो बेटा विंग्स जो है वो इंसेक्ट का मान लेते हैं कि एक करेक्टर है, पर एक अथेंटिक करेक्टर नहीं है। क्यों नहीं है? क्योंकि अगर मैं बात करूं किसकी? लाइस की, जो कि आपके बालों में माशाल्लाह से जूमे घूम रही हैं, अभी इस वक्त विजिट कर रही हैं। तो ये जो लाइस होती है ना, ये भी हमारे पास एक किस्म का इंसेक्ट है। लेकिन मैं आपसे पूछ रहा हूँ कि क्या लाइस के पास विंग होते हैं? तो आपका जवाब होगा नहीं भाई, लाइस के पास तो विंग नहीं है। तो आप इसको इंसेक्ट क्यों कह रहे हो? हम इसको इंसेक्ट इसलिए कह रहे हैं क्योंकि इसकी बॉडी के 3 रीजन हैं, और इसके पास टोटल 6 टांगे या 3 पेयर ऑफ लेग्स हैं। तो हम लिहाजा इसको क्या कहते हैं? इंसेक्ट कहते हैं। तो ये कहता है द बॉडी ऑफ द मोस्ट आर्थ्रोपोड से मुराद है, यानी कि जो इंसेक्ट, उनकी बॉडी के आपको कितने रीजन मिलेंगे? 3 रीजन मिलेंगे। एक तो आपको हेड मिलेगा, दूसरा आपको थोरेक्स मिलेगा, और तीसरा आपको क्या मिलेगा? एब्डोमेन मिलेगा। तो ये जो 3 रीजन है ये इंसेक्ट का करेक्टर है, और प्लस में 6 टांगे भी। बहरहाल जब क्लास इंसेक्टा पढ़वाऊंगा तो उसमें डिटेल में भी डिस्कस जरूर करवाऊंगा। अच्छा, इनके पास एक अदद वेल डेवलप क्या होता है? डाइजेस्टिव सिस्टम होता है, जो कि माउथ भी रखता है, जो कि एनस भी रखता है। और ऐसे डाइजेस्टिव सिस्टम को हम गट कहते हैं, या कंप्लीट डाइजेस्टिव सिस्टम कहते हैं, या ट्यूब लाइक डाइजेस्टिव सिस्टम कहते हैं। अच्छा, अब आप लोगों ने देखा होगा कि आपको इंसेक्ट्स जो हैं वो हवा में भी मिलेंगे, जमीन में भी मिलेंगे, पानी में भी मिलेंगे। तो ये कहता है कि जो एक्वाटिक फॉर्म्स के इंसेक्ट्स होते हैं वो ज्यादातर जो है वो गिल से जो है रेस्पिरेशन करते हैं, और जो इंसेक्ट्स हमारे पास होते हैं ना, वो ज्यादातर ट्रेकिया के जरिए क्या करते हैं? गैसेस एक्सचेंज करते हैं। इंसेक्ट्स के अंदर बेटा एक अदद सिस्टम पाया जाता है जिसे ट्रेकियल सिस्टम कहा जाता है। अब ये सिस्टम जिसको पढ़ना है वो चैप्टर नंबर 13 गैसेस एक्सचेंज जाके, उसमें मैंने वीडियो बना रखी है, वीडियो अपलोड कर रखी है, तो वो वहां जाके ट्रेकियल सिस्टम को अच्छे तरीके से समझ सकता है। अच्छा, उसके अलावा हमारे पास जो स्कॉर्पियंस होते हैं, देखो अगर आप लोगों से पूछा जाए ना कि स्पाइडर क्या है, स्पाइडर जी जो मकड़ी के जाले बनाता है, स्पाइडर जो वेब बनता है, ये स्पाइडर ये क्या है? तो बच्चे समझते हैं कि शायद ये स्पाइडर जो है ये हमारे पास एक इंसेक्ट है। तो कान खोल के सुन लो, ये स्पाइडर आपका इंसेक्ट नहीं है, ये तो आपका स्कॉर्पियंस की क्लास में आता है, ये तो आपका एरेक्निड है किस्म का। क्यों? क्योंकि इसकी बॉडी के आपको 3 रीजन नहीं मिलेंगे, इसकी बॉडी के आपको 2 रीजन मिलेंगे। इसका जो हेड और थोरेक्स है वो आपस में फ्यूज होता है, जिसे सिफालोथोरेक्स कहते हैं, और दूसरा जो इसका रीजन है वो एब्डोमेन होता है। और इसकी बॉडी के अंदर आपको टोटल 6 टांगे नहीं मिलेंगी, टोटल आपको इसकी बॉडी के अंदर 8 टांगे मिलेंगी, यानी 4 पेयर ऑफ लेग्स मिलेंगे। तो ऐसे ऑर्गेनाइजम्स को क्या कहा जाता है? स्पाइडर कहा जाता है। तो जैसे मेरी वीडियो खत्म हो आप स्पाइडर को पकड़ना शुरू कर लें, इस पर रिसर्च आप शुरू कर दें, और अपना एक पेपर जो है वो इस पे पब्लिश कर डालें। तो बहरहाल ये कहता है कि हमारे पास जो इंसेक्ट्स होते हैं
सॉरी, जो इंसेक्ट्स नहीं, जो कि फाइलम आर्थ्रोपोडा के जो मेंबर होते हैं वो मोस्टली हेट्रोफ्रोडाइट होते हैं, यानी कि इनके जो सेक्सेस होते हैं वो मेल के अलग होते हैं और जो फीमेल होती है उसका जो सेक्स ऑर्गन होता है वो अलग होता है। इनके पास वेल डेवलप आपको डाइजेस्टिव सिस्टम भी मिल जाएगा, नर्वस सिस्टम भी मिल जाएगा, रिप्रोडक्टिव सिस्टम भी, एक्सक्रीटरी सिस्टम भी। और इसका जो एक्सक्रीटरी सिस्टम है इसका नाम है मल्फिगियन ट्यूब्यूल्स। लास्ट टाइम हमने मोलस्का पढ़ा था, उसका नाम था मेटानेफ्रिडियम, तो इसका जो नाम है वो है मल्फिगियन ट्यूब्यूल्स, जो कि इसका एक्सक्रीटरी ऑर्गन है। अच्छा, इनकी अदद भी एक सिस्टम पाया जाता है जिसे हम सर्कुलेटरी सिस्टम कहते हैं, और ये कहता है कि इसके अंदर जो सर्कुलेटरी सिस्टम पाया जाता है वो ओपन टाइप पाया जाता है। तो चैप्टर नंबर 14 जो है उसके ऊपर मैं लेक्चर बना के ये सिस्टम ओपन टाइप क्लोज टाइप पे वीडियो छोड़ चुका हूँ, तो वहां से आप जाके देख सकते हैं, पढ़ सकते हैं। उसके बाद ये कहता है कि देयर ब्लड इज मिक्स्ड विद द फ्लूइड कॉल्ड एज हीमोलिम्फ। अब इसका थोड़ा सा मैं आपको कॉन्सेप्ट देता हूँ, आप लोग मेरा साथ देना ताकि अच्छे तरीके से आपको बात समझ आ जाए। बेटा देखो, ये हमारे पास एक इंसेक्ट की बॉडी है, ये एक रीजन, ये दो, और ये हो गए इसकी बॉडी के तीन रीजन। ये तीन रीजन वाली, ये वन रीजन, ये टू, और ये फर्स्ट। तो ये इसका हो गया हेड, ये इसका हो गया थोरैक्स, और ये हो गया इसका एब्डोमेन। अच्छा देखो, अब इसकी बॉडी के अंदर जो सेल पाए जाते हैं, जो टिश्यूज पाए जाते हैं ना, मान लेते हैं कि ये इसके टिश्यूज हैं, यानी कि सेल है इसकी बॉडी के, ये क्या पाए जा रहे हैं, सेल पाए जा रहे हैं। अच्छा, अब आपको पता है कि ये जो उसकी बॉडी के सेल है ना, इन सेलों के बाहर एक अदद फ्लूइड पाया जाता है, जो मैं इस ग्रीन पेन से बना रहा हूँ, ठीक है। ये एक अदद क्या पाया जा रहा है, एक अदद फ्लूइड पाया जा रहा है। कहाँ पे पाया जा रहा है, इसकी बॉडी के अंदर। तो ये जो फ्लूइड पाया जा रहा है ना, इस फ्लूइड को कहा जाता है इंटरस्टिशियल फ्लूइड। सही है बच्चा, आपने याद रखना है। सेलों के बाहर जो टिश्यूज होते हैं, जो सेल होते हैं, इनके बाहर एक अदद फ्लूइड पाया जाता है। इस फ्लूइड का नाम है इंटरस्टिशियल फ्लूइड। तो जब इसकी बॉडी के अंदर ब्लड, दिल से जब ब्लड निकलता है, हेड से जब ब्लड निकलता है, तो वो ब्लड क्या होता है, पहले इसकी आर्टरीज में आता है, फिर आर्टरीज के बाद वो जो ब्लड है ना, इसकी पूरी ये बॉडी कैविटी है, ये सारी की सारी जो खाली जगह आप देख रहे हैं ना, ये पूरी खाली जगह इसकी बॉडी कैविटी कहलाती है। और इसकी बॉडी कैविटी को कहते हैं हीमोसील, ठीक है। इसकी बॉडी कैविटी को क्या कहा जाता है, हीमोसील कहा जाता है। तो यहाँ पे इसका दिल लगा हुआ होता है, और इस दिल से जैसे ब्लड निकलता है वो आर्टरीज में आता है, ये इसकी आर्टरी है। आर्टरी के बाद वो जो ब्लड है ना, वो इसकी इस कैविटी में आ जाता है, ठीक है। अब ये ब्लड जो है ये इसकी कहाँ पे आ गया, इस कैविटी के अंदर आ गया। अब ये सारा ये ब्लड है जो कि इसकी कैविटी के अंदर आ गया है। अब क्या होगा, ये जो ब्लड है ना, ये ब्लड इस इंटरस्टिशियल फ्लूइड के साथ हो जाएगा मिक्स। तो जब ये ब्लड और ये इंटरस्टिशियल फ्लूइड, ये दोनों आपस में मिक्स हो जाते हैं, तो इनकी कॉम्बिनेशन से जो चीज बनती है उसको कहा जाता है हीमोलिम्फ। मुझे उम्मीद है कि आप लोगों को हीमोलिम्फ बहुत अच्छे तरीके से समझ आ गया होगा। और ये जो हीमोलिम्फ है ये कलरलेस होता है, और इसका रीजन ये है क्योंकि इसका जो ब्लड आ रहा है ना, उस ब्लड के अंदर ये हीमोग्लोबिन मौजूद नहीं है। और आपको पता है कि हीमोग्लोबिन का काम क्या होता है, हीमोग्लोबिन का काम होता है ब्लड को कौन सा कलर देना, रेड कलर देना। जब वो मौजूद ही नहीं है तो इसका ब्लड रेड नहीं होता, तो इसका ब्लड लिहाजा क्या होता है, कलरलेस। और वो जब इस फ्लूइड के साथ, इंटरस्टिशियल फ्लूइड के साथ मिक्स हो जाता है, तो उससे हम क्या कहते हैं, हीमोलिम्फ। अच्छा, इनके पास कंपाउंड आइज मौजूद होती है ना। अब कंपाउंड आइज आप समझते हो, हमारी आंख होती है ना, आंखों के अंदर लेंसेज लगे हुए होते हैं, तो इनकी आंखों के अंदर बहुत सारे क्या लगे हुए होते हैं, 50+ लेंसेज लगे हुए होते हैं। बच्चे समझते हैं कि इसकी 50 आंखें होती हैं, तो इसकी 50 आंखें नहीं होती, इसकी 2 ही आंखें होती हैं, लेकिन उनके अंदर लेंसेज जो हैं वो बहुत ज्यादा होते हैं। और इनकी जो विजन होती है ना, वो मोज़ेक होती है, ब्लर टाइप की इनके अंदर विजन होती है। मैं आगे चल के आपको दिखाता हूँ। अच्छा, इनके अंदर एक और एक कैरेक्टर पाया जाता है जिसे हम मेटामॉर्फोसिस कहते हैं। मैं समझाता हूँ कि ये मेटामॉर्फोसिस क्या होती है, लेकिन उससे पहले मैं आपको ये मोज़ेक विजन वाला दिखा दूं कि मोज़ेक विजन से क्या मुराद है। तो देखो भाई, ये हमारे पास एक इंसेक्ट है, और ये मैं बुक लंग्स दिखाने की आपको कोशिश कर रहा हूँ। ये इसके क्या है बेटा, ये इसके बुक लंग्स है, ठीक है। ये जो आपको नजर आ रहे हैं ना, बुक की तरह होते हैं, तो इसलिए इसको बुक लंग्स कहा जाता है। बाकी काम इनका वही होगा कि गैसेस एक्सचेंज करेंगे। अच्छा, उसके अलावा आप देखें, अब इसकी आंखें दो हैं, ये इसकी एक आंख है और ये इसकी दूसरी आंख है, और मैंने इसको माइक्रोस्कोप पे बड़ा करके आपको दिखाने की मैं कोशिश कर रहा हूँ। तो ये इसकी जो वाली आंख है, इसके अंदर देखें, ये बहुत सारे क्या पाए जा रहे हैं, लेंसेज पाए जा रहे हैं। तो इन लेंसेज से जब ये देखते हैं तो इनकी नजर सीधी नजर नहीं होती, इनकी जो नजर होती है, जो विजन होती है, वो ब्लर विजन होती है। मुझे उम्मीद है कि ये वाली बात भी आप लोगों को समझ अच्छी तरीके से आ गई होगी। अच्छा, अब हम थोड़ी सी डिस्कस कर लेते हैं मेटामॉर्फोसिस के ऊपर। ये मेटामॉर्फोसिस क्या है, पहले मैं आपको यहाँ पे समझाता हूँ। देखो, कोई इंसेक्ट था, उसने अंडा दिया, ठीक है। ये अंडा दिया, इस अंडे से जो स्ट्रक्चर बाहर आता है ना,
जो इस अंडे से स्ट्रक्चर निकल के बाहर आएगा उस स्ट्रक्चर को कहा जाता है लार्वा। सही है बच्चा। फिर इस लार्वा से एक और स्ट्रक्चर निकलता है जिसे हम कहते हैं प्यूपा, और ये जो प्यूपा है ये इसका रेस्टिंग स्टेज होता है। इस स्टेज के अंदर ये रेस्ट में चला जाता है, और उसकी वजह ये है कि ये देखता है कि एनवायरनमेंट फेवरेबल है या एनवायरनमेंट फेवरेबल नहीं है। क्यों? क्योंकि अगर एनवायरनमेंट फेवरेबल नहीं होगा तो ये प्यूपा बड़ा नहीं हो सकेगा और ये यहाँ पे मर जाएगा, तो उसकी लाइफ को थ्रेट है। तो ये क्या करता है, फिर इस प्यूपा को ले जाता है रेस्टिंग स्टेज के अंदर, इस प्यूपा को रेस्ट करवाता है, और तब तक रेस्ट करवाता है जब तक एनवायरनमेंट फेवरेबल नहीं होता। फिर इस प्यूपा से क्या निकलता है, दोबारा आपका निकलता है एडल्ट। फिर ये एडल्ट क्या करेगा, अंडे देगा, और फिर अंडे देने के बाद क्या होगा, उस अंडों से कौन निकलेगा, लार्वा निकलेगा। फिर उस लार्वा से कौन निकलेगा, ये प्यूपा निकलेगा। फिर इस प्यूपा से क्या बन जाएगा, एडल्ट। तो ये जो सेट ऑफ चेंजेस है ना, देखो इस अंडे के बाद ये सेट ऑफ चेंजेस जो नजर आ रहे हैं आपको टिल कहां तक, एडल्ट तक, तो ये बीच में जो सेट आ रहा है ना चेंजेस का, इसको क्या कहा जाता है, मेटामॉर्फोसिस कहा जाता है। मुझे उम्मीद है कि ये वाली बात आप लोगों को समझ आ गई होगी अगर आप इंसान हो तो ये कहता है कि सेट ऑफ चेंजेस विच ट्रांसफॉर्म द लार्वा इनटू एडल्ट। ऐसे चेंजेस, ऐसे सेट ऑफ चेंजेस जिसके अंदर एक लार्वा को ट्रांसफर किया जाता है किसके अंदर, एडल्ट के अंदर, इसको क्या कहा जाता है, मेटामॉर्फोसिस कहा जाता है। और मैंने लार्वा को डिफाइन करने का तरीका ये लिखा है कि लार्वा एक किस्म का क्या है, डेवलपमेंटल स्टेज है, जो कि कहां से बाहर निकलता है, अंडे से बाहर निकलता है, तो उससे क्या कहा जाता है, लार्वा कहा जाता है। अच्छा, अब ये जो मेटामॉर्फोसिस है ना, ये 2 किस्मों की होती है, वैसे ये 3 किस्मों की होती है। आपने याद रखना है कि इसकी तीसरी जो टाइप है ना, इंशाल्लाह वो मैं आपको आगे चल के दिखाऊंगा और याद भी दिलाऊंगा, लेकिन अब तक के लिए आप याद रखो कि इसकी कितनी मेटामॉर्फोसिस की टाइप होती हैं। 3 टाइप होती हैं। एक को हम कहते हैं कंप्लीट मेटामॉर्फोसिस, और दूसरी को हम कहते हैं कंप्लीट मेटामॉर्फोसिस। ये बहुत आसान है, सबसे आसान है, बहुत ईजी है। आओ मैं आपको समझाता हूँ कि ये कैसे ईजी है। अच्छा, यहाँ पे देखो, ये हमारे पास एक बटरफ्लाई है, हमारे पास एक पोपट है, ठीक है। अब इस पोपट ने क्या किया, अंडे दिए, और अंडे से निकला लार्वा, और लार्वा के बाद ये आया रेस्टिंग स्टेज जिसका नाम क्या है, प्यूपा, और ये प्यूपा फिर डेवलप होकर दोबारा क्या बन गया, पोपट बन गया। तो यानी कि आप इसकी लाइफ के टोटल 4 स्टेज देख रहे हैं, 4 स्टेप देख रहे हैं, और इसके अंदर आप मुझे ये बताओ कि क्या बटरफ्लाई और इसका लार्वा दोनों आपस में रिसेंबल कर रहे हैं, तो भाई दोनों आपस में रिसेंबल नहीं कर रहे। तो ऐसी मेटामॉर्फोसिस जिसमें पहले एग हो, फिर एग से निकले लार्वा, और लार्वा भी अपने पेरेंट के साथ रिसेंबल ना करे, फिर उससे निकले प्यूपा, फिर प्यूपा से क्या निकले, पूरा दोबारा एडल्ट। इस टाइप की मेटामॉर्फोसिस को कहा जाता है कंप्लीट मेटामॉर्फोसिस। अब हम बात करते हैं इनकम्प्लीट मेटामॉर्फोसिस की, तो भाई ये हमारे पास आ गए इनकम्प्लीट मेटामॉर्फोसिस। अच्छा, इनकम्प्लीट मेटामॉर्फोसिस में क्या होगा कि एडल्ट होगा, ये एडल्ट क्या करेगा, अंडे देगा, एग दिए इसने, एग देने के बाद ये एग लार्वा वार्वा में नहीं जाएंगे, प्यूपा वगैरह में नहीं जाएंगे, ये एक और स्टेज में जाएंगे जिसका नाम क्या है, निम्फ। और ये जो निम्फ है ना, ये हमेशा आपने याद रखना है अपने पेरेंट के साथ क्या करेगा, रिसेंबल करेगा। अब आप इसको देखो और इसको देखो, ये दोनों आपको एक जैसे नजर आ रहे होंगे। तो एडल्ट था, इसने अंडे दिए, और अंडों से जो स्ट्रक्चर निकला उसको लार्वा नहीं कहेंगे, उसको प्यूपा नहीं कहेंगे, उसको हम क्या कहेंगे, निम्फ कहेंगे। तो इस टाइप की मेटामॉर्फोसिस को कहा जाता है इनकम्प्लीट मेटामॉर्फोसिस। और आपने याद रखना है कि जो निम्फ होगा ना, वो हमेशा अपने पेरेंट के साथ, एडल्ट के साथ क्या करेगा, रिसेंबल करेगा। अब हम इसकी थ्योरी भी पढ़ते हैं, अब आपको प्रॉब्लम भी कहीं नहीं होगी। तो भाई कंप्लीट मेटामॉर्फोसिस में क्या लिखा हुआ है कि इन कंप्लीट मेटामॉर्फोसिस द लार्वा कम्स फ्रॉम द एग, अंडों से लार्वा निकलेगा, फिर वो एक रेस्टिंग स्टेज में जाएगा जिसका नाम प्यूपा है, फिर प्यूपा किसमें डेवलप हो जाएगा, एडल्ट के अंदर। इसको हम क्या कहते हैं, कंप्लीट मेटामॉर्फोसिस। और इसमें जो लार्वा है वो कभी भी अपने पेरेंट के साथ रिसेंबल नहीं करेगा, ये भी बात आपने याद रखनी है। जबकि हम इनकम्प्लीट मेटामॉर्फोसिस की बात करें तो यहाँ पे आप देखो क्या लिखा हुआ है कि इन इनकम्प्लीट मेटामॉर्फोसिस द निम्फ कम आउट फ्रॉम द एग, जो अंडे से चीज निकलेगी वो लार्वा नहीं होगा, वो प्यूपा नहीं होगा, वो एक नया स्ट्रक्चर होगा जिसे हम निम्फ कहते हैं। और फिर ये निम्फ किसमें डेवलप हो जाएगा, एडल्ट में। और आपने याद रखना है कि ये जो निम्फ है ना, ये हमेशा अपने पेरेंट के साथ क्या करता है, रिसेंबल करता है। मुझे उम्मीद है कि कंप्लीट और इनकम्प्लीट मेटामॉर्फोसिस आपको बहुत अच्छे तरीके से समझ आ गए होंगे, और यहीं पे हम अपनी डिस्कशन को खत्म करते हैं। इंशाल्लाह नेक्स्ट वीडियो के अंदर हम इनकी क्लासेस के ऊपर डिस्कस करेंगे, इसकी इकोनॉमिक इंपॉर्टेंस के ऊपर डिस्कस करेंगे, और इसकी कुछ अडाप्टेशन है उनके ऊपर हम क्या करेंगे, डिस्कस करेंगे। तब तक के लिए अपना बहुत सारा ख्याल रखिएगा। अल्लाह हाफिज।